अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस व्लॉग के अंदर कुछ खबरें आपसे शेयर करनी हैं। हुकूमत ने आईएसआई को फोन टेपिंग की इजाजत दे दी है, इसकी क्या तफसीलात हैं वो भी आपको बताएंगे। जरदारी साहब ने कानून के ऊपर दस्तखत किए हैं, उसकी क्या तफसीलात है वो भी आपको बताएंगे। कुछ मजीद चीजें कोशिश होगी कि वो भी आज के व्लॉग के अंदर आपसे शेयर की जाए। लेकिन सबसे पहले ये सामने आप देख सकते हैं 92 न्यूज पे आमिर मतीन साहब जो हैं उनके प्रोग्राम में बात करते हुए बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब ने कहा है कि कल यानी आज जो केस चलेगा मखसूस नशिस्तों वाला, उसका फैसला पिछले हफ्ते भी आ सकता था, लेकिन एक हफ्ते का टाइम दिया गया और बुनियादी तौर पर यह टाइम इसलिए दिया गया, काजी फायज ईसा साहब ने उसको एक हफ्ते के लिए इसलिए डिले किया ताकि जो जज साहिबान हैं उनको किसी तरीके से कायल किया जा सके या उनके ऊपर दबाव डाला जा सके और उनको जस्टिस कॉर्नेलियस के कबीले से निकाल के जस्टिस मुनीर के कबीले में डाला जा सके। ये वो बातें हैं जो एतजाज एहसन साहब ने 92 न्यूज पे बैठ के आमिर मतीन साहब के प्रोग्राम में कही हैं। लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा कि मैं नहीं समझता कि ये जो जज साहिबान हैं ये किसी दबाव में आएंगे, पर इतना टाइम इतना डिले करना उसका बुनियादी मकसद यही था कि जो जज साहिबान हैं उनको कायल किया जा सके कि ये नशिस्तें हुकूमत को मिलें, ये नशिस्तें हुकूमती इत्तेहाद को मिलें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ना मिलें। अब देखते हैं कि क्या फैसला आता है। जरूरी नहीं है कि आप या कोई और या मैं एतजाज एहसन साहब के इस तज्जिए से इत्तेफाक करें या इख्तलाफ करें, लेकिन ये उन्होंने तज्जिया दिया है और ये काफी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुआ है। अच्छा, अब हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके तहत ये इजाजत दी गई है कि आईएसआई लोगों के फोन टेप कर सकेगी, कॉल्स को और मैसेजेस को ट्रेस किया जा सकेगा। ये सामने आप खबर देख सकते हैं और इसका बाकायदा गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एक्ट की दफा 54 के तहत आईएसआई को ये इजाजत दी गई है। हुकूमत ने कौमी सलामती के जुर्म के खदशे के तनाजुर में फोन टेपिंग की इजाजत दी है। 18 ग्रेड का कोई अफसर जो है उसकी सुपरविजन में ये काम हो सकेगा और वजारत इंफॉर्मेशन टेलीकम्युनिकेशन ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आपको पता है कि ये फोन टेपिंग वाला मामला इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी है। वहां पे भी मोअज़्ज़िज़ अदालत ने पूछा था कि कौन फोन टेप करता है, किस इजाजत के तहत करता है, किस अथॉरिटी के तहत करता है, तो वो सारा मामला भी चल रहा था। और अब ये हुकूमत ने बाकायदा तौर पे आईएसआई को इजाजत दे दी है कि वो किसी का भी फोन टेप कर सकते हैं। हाँ, उसके लिए जरूरी है कि कौमी सलामती के जुर्म का कोई खदशा हो। कौमी सलामती के जुर्म के खदशे के तहत किसी का भी फोन टेप किया जा सकता है, किसी का भी मैसेज ट्रेस किया जा सकता है। अच्छा जी, जरदारी साहब पहुंचे हैं लाहौर और गवर्नर पंजाब ने उनका वहां पे इस्तकबाल किया। ये साइड पे वीडियो चल रही है, आप वीडियो देख सकते हैं। जरदारी साहब जहाज से नीचे उतरे हैं और ये शख्स जो जरदारी साहब के घुटने को हाथ लगा रहा है, जी हाँ जी, ये दोबारा देख रहे होंगे आप स्क्रीन पे, ये जो घुटने को हाथ लगा रहा है ये गवर्नर पंजाब है, जो एक आईनी ओहदा है और पाकिस्तान के आइन के तहत एक सूबे का जो गवर्नर है वो वफाक का नुमाइंदा होता है, उसकी अपनी पावर्स होती हैं। ये वही गवर्नर है जो छुट्टी पे चले गए थे या कहीं बाहर चले गए थे, पीछे से अतके इज्जत का बिल जो है वो पास हो गया था, वो भी आपको याद होगा। पर एनीवे ये आईनी ओहदा है गवर्नर का और ये सदर को जो है घुटने को हाथ लगा रहा है। तो शायद ये पाकिस्तान के आइन में कहीं पे लिखा हो या फिर कोई गजट नोटिफिकेशन इस किस्म का भी जारी कर दिया गया हो कि अब सदर मुमलिकत जिस भी सूबे में जाएंगे वहां का गवर्नर उनके घुटनों को हाथ लगाएगा। अब देखते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा कब वो जाते हैं, वहां पे जो कुंडी साहब हैं वो उनके घुटनों को हाथ लगाते हैं, फिर वो सिंध कब जाएंगे या बलूचिस्तान कब जाएंगे। पर एनीवे ये आप देख लें, ये पाकिस्तान है, 22, 23, 24, 25 करोड़ का मुल्क है। इस मुल्क में जमहूरियत है, ये जो जमहूरियत पाकिस्तान के सदर हैं और ये इनके घुटने को हाथ लगाने वाला शख्स जो है ये पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का, आबादी के लिहाज से जो सबसे बड़ा सूबा है, ये उसका आईनी एक नुमाइंदा है, एक तरह से वफाक का आईनी नुमाइंदा है, वहां पे उसका गवर्नर है। और आप देखें जनाब ये किस आइन कानून के तहत के जनाब उनके घुटने को हाथ लगा रहा है। अगर कोई जाति इतनी प्यार मोहब्बत है तो वो तो घर में भी जाके हो सकता है, लेकिन जब एक गवर्नर की हैसियत से आप इस्तकबाल कर रहे हैं, वहां पे दीगर अफसरान भी खड़े हैं, सिविलियन अफसरान भी खड़े हैं, फौजी अफसरान भी खड़े हैं, पुलिस के लोग भी खड़े हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी खड़े हैं, जो वहां की हुकूमत है उनके नुमाइंदे भी खड़े हैं और उस मौके पे गवर्नर साहब जो है वो सदर साहब के घुटनों को हाथ लगा रहे हैं। यकीनन ये कोई जमहूरी रवायत होगी, यूनान से आई होगी। पीपल्स पार्टी वाले आपको पता है सारी जमहूरी बातें करते हैं, हम शायद कुछ मिस कर गए हों, पर मैंने ये देखा तो सोचा आपके साथ भी शेयर किया जाए। अच्छा, दहशतगर्दी के मसाइल जो है
वो दौरा अफगानिस्तान या चाय का कप पीने से हल नहीं होते, ये बिलावल साहब ने कहा है। उसके साथ साथ बिलावल साहब ने ये भी कहा है, जनाब खैबर पख्तूनख्वा में जाके उन्होंने कुछ बातें की हैं, वफाकी हुकूमत पीपल्स पार्टी के वोटों पर खड़ी है, ये भी उन्होंने कहा है। ये सामने आप देख सकते हैं, खबर भी आप देख रहे होंगे। कुंडी साहब भी साथ बैठे हैं। अब पता नहीं जब जरदारी साहब जाएंगे उधर तो कुंडी साहब उनके घुटनों को हाथ लगाते हैं, मतलब अब घुटनों से नीचे तो पाँव ही हैं। अब अगले गवर्नर ने कुछ ज्यादा अपनी वफादारी साबित करनी है, तो वो मुझे नहीं पता वो क्या करेंगे। पर एनीवे मैं जो अर्ज कर रहा था कि जनाब बिलावल साहब ने कहा कि हमारे वोटों पे वफाकी हुकूमत खड़ी है, पीपल्स पार्टी के वोटों पे खड़ी है। ये बिल्कुल दुरुस्त कहा है। मैं 100% बिलावल से एग्री करता हूं। जो दूसरा उन्होंने दहशतगर्दी के हवाले से बयान दिया उस पर भी मैं आता हूं, लेकिन ये 100% इन्होंने दुरुस्त बात की है। अगर इस मुल्क में इस पर कुछ भी अच्छा हो रहा है, कुछ भी बुरा हो रहा है, वो बिलावल साहब की मर्जी से हो रहा है। वो जिन्होंने 200 यूनिट फ्री करनी थी वो भी हुकूमत में, इन्होंने 300 यूनिट फ्री करनी थी ये भी हुकूमत में। अब ये कहते हैं मुझे वज़ीर-ए-आज़म बना दो तो मैं फ्री कर दूंगा। इस वक्त जो हुकूमत खड़ी है वो इनके वोटों से खड़ी है, तो ये जाके उनको कहे ना कि जी आप हमारे 300 ना माने लेकिन अपने 200 यूनिट तो फ्री दे दें। आप हमारे वोटों के ऊपर खड़े, क्या इन्होंने कोई मुतालबा किया? क्या इन्होंने बजट के ऊपर जो है उसकी मुखालफत में वोट दिया? बजट के मौके के ऊपर नहीं, इन्होंने उसके भी हक में वोट दिया। तमाम तर जितने भी ये तनकीद करते हैं, जो कुछ भी करते रहते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इस वक्त जो कुछ आपके साथ हो रहा है, आपके टैक्सेस में इजाफा हो रहा है, महंगाई हो रही है, बिजली के बिलों में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर इस निज़ाम को सपोर्ट ना करती, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें शामिल ना होती, तो ये कभी भी नहीं हो सकता था। इस वक्त जो भी इस मुल्क के साथ हो रहा है, चाहे वो सियासी मुखालफिन के साथ हो रहा है या आवाम के साथ कोई मसला है, अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मर्जी के बगैर ये नहीं हो सकता। और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही जो है ये कर रही है, नून लीग के साथ मिल के कर रही है, और दोनों हुकूमत भी इंजॉय कर रहे हैं। जरदारी साहब सदर भी बने हुए हैं, सरकारी त्यारे पे भी फिर रहे हैं। उनकी गाड़ियों के लिए जो अलाउंस हुकूमत ने मुख्तस किया हुआ है उसमें कितना इजाफा हुआ है वो भी आपको पता है। ये एक और खबर भी आप सामने देख लें कि बिजली के जो 200 यूनिट हैं उनको मुफ्त देना मुमकिन नहीं, ये वजीर तवानाई कह रहे हैं। तो इलेक्शन से पहले इनको नहीं पता था? मतलब ऐसे अवाम के शौर की तौहीन की जाती है, इलेक्शन से पहले ही आप बता देते। अच्छा, एक और बात जो बिलावल साहब ने कही है कि दहशतगर्दी के मसाइल जो है वो अफगानिस्तान का दौरा करने से खत्म नहीं होते, तो बाकी सारे मसाइल जो है वो अमेरिका का दौरा करने से खत्म हो जाते हैं, जिनीवा का दौरा करने से खत्म हो जाते हैं, यूरोप के दौरे करने से खत्म हो जाते हैं। क्या सारी जगहों पे जो आप जाते हैं वहां पे पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाते हैं? वहां के दौरे तो आपने भाग भाग के किए। बिलावल जब वजीर खारजा था ये पूरी दुनिया में फिरता रहा, लेकिन ये अफगानिस्तान नहीं गया, जहां पे हमारा असल मसला था, जहां पे दहशतगर्दी के मसाइल थे, उनको एंगेज करने की जरूरत थी। हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है, हमारे हमसाए हैं, आपको उनको एंगेज करने की जरूरत है। जब इमरान खान की हुकूमत थी, यहाँ पे पूरी दुनिया के जो वज़राए खारजा आए, एक हमने कॉन्फ्रेंस बुलाई, एक माहौल था। जब ये लोग आए ये वहां पे नहीं गए, और आज मुल्क के अंदर जो हालात है हमें बताया जाता है कि जी अब वहां से दहशतगर्दी हो रही है। आपने उनको एंगेज कितना किया है? बिलावल साहब कितनी दफा गए थे? मौजूदा हुकूमत कितना उनको एंगेज कर रही है? लेकिन ये उसका जवाब इस तरह दे रहे हैं कि जी दौरा करने से मसाइल हल नहीं होते। तो भाई फिर क्यों अमेरिका का दौरा करते हो भाग भाग के? क्यों यूरोप के दौरे करते हो भाग भाग के? क्यों बाकी ममालिक के दौरे करते हैं भाग भाग के? वहां पे जाके आप लोग अपना सीवी पेश करते हैं, लेकिन अफगानिस्तान में जाना आपको पसंद नहीं, जहां पे असली मसला है। और जिस वक्त बिलावल वजीर खारजा थे उस वक्त भी मैंने आपको कहा था कि ये मेरी समझ से ये बालातर है कि जहां पे हमारा असल मसला है वहां पे बिलावल जाते नहीं, बाकी पूरी दुनिया में वो फिर रहे हैं। इन्होंने और शहबाज शरीफ साहब ने जहाज का इंजन ठंडा नहीं होने दिया। इधर से शहबाज साहब आते थे, उधर से बिलावल साहब चले जाते थे, और दोनों एक दूसरे की तारीफें भी करते थे। और उसके बाद जो सफारती कामयाबी पूरी दुनिया में हमें मिल रही है वो भी आपके सामने है। अमेरिकी कांग्रेस की जो करारदाद आई है वो भी आपके सामने है। यूएन के वर्किंग ग्रुप की जो रिपोर्ट आई है वो भी आपके सामने है। और अभी आने वाले दिनों में इनको मजीद सफारती कामयाबियां मिलेंगी, वो आप भी देखेंगे और मैं भी देखूंगा। पर एनीवे वो ये कहते हैं कि जी वहां पे जाने से मसला हल नहीं होता। हाँ, इसलिए कि अफगानिस्तान का वो चाम नहीं है ना जाने का। यूरोप जाएं, अच्छे अच्छे होटलों में रुकें, दुनिया देखें, घूमे फिरें, जापान जाएं। जापान गए थे, साथ अपनी बहन को भी ले गए थे। जी हाँ जी, अपनी बहन आसफा भुट्टो को भी जापान ले गए थे। किस कैपेसिटी में लेके गए थे? पर ये कोई नई चीज नहीं है, ये अरसे दराज से चलती आ रही है। भुट्टो जब शिमला गए थे,
71 की जंग के बाद वो इतना इंपॉर्टेंट दौरा था, वो बेनजीर को साथ ले गए थे, क्योंकि ये लोग समझते हैं कि हमने अपनी अगली नस्लें तैयार करनी है इस मुल्क के ऊपर हुक्मरानी करने के लिए। काम इन लोगों ने जिंदगी में एक दिन नहीं किया, लेकिन हुक्मरानी इन लोगों ने सारी जिंदगी मुझ पे, आप पे, हमारे बच्चों पे करनी है। और इसी तरीके से ये जो सिस्टम है ये इनको फैसिलिटेट करता है, बार बार इन लोगों को आपके ऊपर मुसल्लत करता है। इसके अलावा आपको कोई और चॉइस नहीं दी जाती। कहा जाता है कि जनाब यही लोग हैं, ये है, वो है। भाई आप अवाम के वोट की तौहीन ना करें, अवाम के शऊर की तौहीन ना करें, आप ये अमल चलने दें, तो फिर आप देखेंगे खुद ही ये लोग जो है बाहर फिजल आउट हो जाएंगे। कुछ करेंगे, हाँ, अगर अच्छे काम करेंगे तो रहेंगे रेलेवेंट, अच्छे काम नहीं करेंगे तो रेलेवेंट नहीं रहेंगे। लेकिन ये आपने याद रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है उसकी अगर हकीकी मानों में कोई जिम्मेदार है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। जो इस मुल्क में आइन के साथ हो रहा है, कानून के साथ हो रहा है, बुनियादी इंसानी हकूक के साथ हो रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बड़ा उसमें किसी का और किरदार नहीं है। जरदारी इस सिस्टम की गारंटी है। एक सदर बनने के लिए इस उम्र में जनाब उनको जरूरी था कि वो दूसरी दफा सदर बनते। वैसे वो तोशाखाना का जो उनका केस चल रहा था उसमें उनको इस्तिस्ना मिल गया, उन्होंने इस्तिस्ना दायर कर दिया कि जी अब तो मैं सदर बन गया हूं, लिहाजा मेरे खिलाफ केस नहीं चल सकता। तो वो अपने बाबा को सदर बनाने के लिए जनाब के जो है उसके लिए तो बिल्कुल तैयार है, लेकिन अफगानिस्तान जाने के लिए तैयार नहीं। क्या जरदारी के सदर बनने से मुल्क की मसाइल हल हो गए हैं? आपके वोट से जो ये हुकूमत कायम है उससे मुल्क के मसाइल हल हो रहे हैं? वो भी तो आप कर रहे हैं ना, लेकिन अफगानिस्तान का दौरा नहीं करते और उस पर अगर कोई पूछा जाए तो आगे इस किस्म की बात करते हैं। अच्छा, सदर जरदारी साहब ने जनाब साइन कर दिया है उस बिल के ऊपर, अब वो कानून बन गया है। जो एक तरमीम की गई है, हुकूमत की जानिब से कानून लाया गया है जिसके तहत रिटायर्ड जजेस को अब ट्राइब्यूनल में तैनात किया जा सकेगा। ये जो ट्राइब्यूनल्स हैं ये हुकूमत का सबसे बड़ा मसला इस वक्त बने हुए हैं, आपको पता है, चाहे वो इस्लामाबाद के हल्के हों या फिर पंजाब के हल्के हों, वहां पे भी बहुत सारे मसाइल हैं। अब ये हुकूमत कानून लेके आ गई है कि पहले इन्हीं लोगों ने कानून में तरमीम की कि रिटायर्ड जज नहीं लगेंगे, सिर्फ हाजिर सर्विस जज लगेंगे। अब इन्होंने कर दी तरमीम कि इसमें रिटायर्ड जज भी लग सकेंगे। ये 1-2 साल के पीरियड के अंदर इस तरह ये पहले एक तरमीम की, अब ये उसी तरमीम को रिवर्स इन्होंने कर दिया। क्यों किया, मुझे उसकी तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। आपको पता है फॉर्म 45 और 47 की जो बहस चल रही है वो पूरे पाकिस्तान के सामने है। आज मखसूस नशिस्तों वाला बड़ा इंपॉर्टेंट केस लगा हुआ है। अब देखते हैं कि जनाब ये जो 1 हफ्ते की ब्रेक हुई थी इसमें कितने जज साहिबान का कोई नजरिया बदला है या उनका कोई मौकिफ बदला है, कितने वोट जो हैं वो काजी फाइज ईसा साहब के साथ जाते हैं, कितने वोट जो हैं उनकी मुखालफत में जाते हैं। कुछ लोग ये कहेंगे कि जनाब ये काजी साहब क्या, ये तो 2 चीजें हैं ना। नहीं, इस वक्त जो स्प्लिट आपको वाजे नजर आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को सीटें नहीं देनी। काजी फाइज ईसा साहब इस हवाले से बिल्कुल वाजे हैं जो हमने देखा अब तक। वैसे तो मौजूद अदालत जो फैसला करेगी उसके बाद जनाब हम उसको हतमी राय कायम कर सकेंगे, लेकिन अब तक जो हमने देखा, जो उसकी जो वहां से चीजें बराह रास्त नजर आती रही, उससे तो बिल्कुल वाजे है कि काजी फाइज ईसा साहब जो हैं किसी भी सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को सीटें देने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि वो हुकूमत को सीटें देना चाहते हैं। अब ऐसा होता है या नहीं होता, कितने लोग उनके साथ जाते हैं, कितने लोग उनकी मुखालफत में जाते हैं, और या ऐन मुमकिन है कि काजी साहब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सीटें दे दें। लेकिन ऐसा नजर नहीं आया जिस तरह का हमने वहां पे रिमार्क्स वगैरह सुने, जितनी हमने हेयरिंग देखी। लेकिन हतमी राय तो हम तभी कायम कर सकेंगे जब फैसला आ जाएगा। आज इस मुकदमे की हेयरिंग है, इसको इतना डिले नहीं होना चाहिए था। इसको इतना डिले क्यों किया गया ये भी समझ से बालातर है। उस दिन सिर्फ 20 मिनट के आर्गूमेंट्स होने थे। उम्मीद ये है कि आज ये फैसला आ जाएगा। जो भी इसका फैसला आता है उसके बाद हमारी कोशिश होगी कि आपको अप टू डेट रखा जाए। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।